फिर से वेलकम सबको नमस्ते। क्लास 12th, पिछले साल 11th थे हम लोग, सब लोग आपसे बड़े परेशान थे। मैं परेशान नहीं था, मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे थे और अभी भी हैं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। इस साल आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगी मुझसे, बिकॉज हम लोग आपको केवल जनरल क्लासेस नहीं देंगे, स्पेसिफिक चीजें पढ़ाएंगे। सीबीएसई ने हम लोग को 10 टॉपिक्स बेसिकली दिए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपके पैसे भी खर्च होंगे इस क्लासेस में। हर बच्चे को 30-30 रुपए की एक बुक, टोटल 10 बुक्स आपको अगले 7-8 महीनों में खरीदनी होगी। उसकी फर्स्ट बुक ये है, आप अगर जल्दी से जल्दी खरीद लेंगे तो वहां ऑफिस में मिलेगा, ये हम खाली हमारे पास ही है, ये दुकानों में नहीं है, और तभी हम इसको पढ़ा पाएंगे। और हर बुक के पीछे 3 पॉइंट है। बेसिकली आपने बुक खरीदा, उसके लिए सीबीएसई पॉइंट्स देता है, आपने बुक पढ़ा उसके लिए पॉइंट है, और लास्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की तो उसके लिए भी पॉइंट्स है। हर बुक के लिए 3 पॉइंट्स है, टोटल साल में आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और उसी पर बेस करके हम आपका एक रिपोर्ट बनाकर सीबीएसई को भेजेंगे, साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो कम से कम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि बुक खरीद लें, क्योंकि वो पैसे मुझे देने पड़ेंगे। बाकी आपकी रिपोर्ट जो बनेगी, जो इंटरेस्टेड है रिपोर्ट देने में, वेलकम। जो नहीं देना चाहता मैं उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। और रिपोर्ट कुछ नहीं, खाली 2-3 लाइन का, 4 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है, उसका समरी। बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी, बट इट इज कंपल्सरी। आप चाहें तो इसको 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरे साल का खत्म कर सकते हैं, और उसके बाद हम गप्पे मार सकते हैं जितनी क्लासेस हमारी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने खुद एक डीवीडी बनाई है आप लोगों के लिए, आप लोग उसको यू कैन बाय इट। It is basically a mathematics DVD in which one person has taught mathematics from class 3rd to class 12th, all the topics possible. तो उसमें आपकी कोई, मान लो कोई टॉपिक कमजोर है, नहीं आता, तो टीचर नहीं है, आपकी ट्यूशन टीचर नहीं है, आप पूछने जाते हैं और टीचर नाराज हो जाते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं आता, तो यू कैन जस्ट ओपन दैट टॉपिक, सी इट, रिपीट इट 2 बार 4 बार 10 बार, तो उससे बहुत आसान हो जाता है। क्लास 9 का एक बच्चा मुझे पिछले लास्ट ईयर, ही सर मुझे कैलकुलस पढ़ा दीजिए। कैलकुलस मेरे भी माथे के ऊपर से जाता है, तो मैंने उसको पढ़ाने की कोशिश की। कैलकुलस बुक खोला, पहले 2-3 लाइन पढ़ी, और 1 घंटे में हमने 4-5 लाइनें उसको पढ़ाई मैथमेटिक्स की कैलकुलस। उसको लगा कि कम से कम सर कोशिश तो कर रहे हैं। फाइनली आई सेड कि बेटा एक काम करो, इस डीवीडी में कैलकुलस पढ़ा हुआ है, तुम उसको खोल के देखो। एंड विद इन हाफ एन आवर ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड one very big important topic of calculus. So वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। That DVD we sell for 100 rupees, but यहां पर डॉन बॉस्को के लिए फादर ने कहा है 100 रुपए से ऊपर कोई भी चीज नहीं बिकेगी, तो यू कैन बाई, कंपल्सरी नहीं है, बट दीज बुक्स आर कंपल्सरी बिकॉज इसी के जरिए हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आज मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा बिकॉज आपके पास बुक्स नहीं है, ठीक है। आप लोग कल परसों में जब भी हो ले लीजिएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी जनरल चीजें बताता हूं, नेक्स्ट क्लास से हम लोगों की जो क्लास चालू होगी वो स्टार्ट होगी। जिस तरह की स्कूल में आप पढ़ते हैं, यह स्कूल एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आज से करीब 100-150 साल पहले जब ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया देशों को, राजाओं को, तब अंग्रेज आए। उनके लॉर्ड होते थे ना, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, तो दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू विजिट द होल कंट्री एंड सी कि हम कैसे इस कंट्री को डोमिनेट कर सकते हैं, कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो करीब 150-200 साल पहले जब पहली बार अंग्रेज आए थे, तो एक कोई लॉर्ड था, उसका नाम मुझे याद नहीं है वन ऑफ द बुक्स, उसने ट्रेन में बैठकर पूरे 2-3 महीने तक पूरे इंडिया घुमा। सॉरी, ट्रेन में नहीं, मतलब बग्गियों में, बिकॉज उसमें तो ट्रेन भी नहीं थे। एंड ही गेव अ रिपोर्ट टू इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर इंडिया। व्हाई? बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड।
व्हाट ही सबमिटेड इज, एक भी बच्चा झूठा नहीं है यहां पे, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। और अब एजुकेशन सिस्टम बदल गई है और इतने ढेर सारे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं। कैसे उन्होंने क्या किया, क्यों किया? दे स्टार्टेड रिप्लेसिंग पाठशालाज और गुरुकुल्स विथ स्कूल्स। स्कूल्स का सिंपल, एकदम सिंपल पर्पस था, ऐसे बंदे तैयार करो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए और जिनको अरिथमेटिक आना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। क्या क्या आना चाहिए? हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज उस जमाने में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, टाइपराइटर भी बहुत नहीं होते थे, सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर हैंड रिटन एंड दे हैड टू डू लॉट्स ऑफ हिसाब किताब। तो उसके लिए क्या चाहिए थी? अरिथमेटिक। इसके बियॉन्ड अगर कोई बच्चा कुछ सीख लेगा, इंडिविजुअल थिंकर बन जाएगा, इट विल बी डेंजरस फॉर द कंपनी। आज भी फौजों में बहुत समझदार बच्चों को नहीं लेते, दे टेक एवरेज IQ पीपल। सो स्कूल्स आर नॉट डिजाइंड फॉर मेकिंग यू इंटेलिजेंट, स्कूल्स आर डिजाइंड टू कीप यू एवरेज। इसके पीछे बहुत रिसर्च हुई है। यूएस में एक बंदे ने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया। ही सेड कि ऐसा क्यों होता है किसी भी क्लास में कि जो टॉपिक है उस पे जोर देने के बजाय हम क्लास के आवर्स पर जोर देते हैं। मतलब लेट्स से यू आर रीडिंग ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आ रही है और 15-20 मिनट में किसी टीचर ने आपको पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री और अचानक से आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया और जैसे ही इंटरेस्ट आया घंटी बज गई एंड देन यू आर सपोज टू स्टार्ट संस्कृत और वॉट एवर। पढ़ाई के लिए योर इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा टीचर आकर के खूब आपको मोटिवेट करता है एंड यू फील इंटरेस्टेड एंड सडनली द टाइम इज, सो व्हाट ही सेड, व्हाट शुड बी रिलेटिव इज टाइम अकॉर्डिंग टू हिज, एंड ही इवन डिड इट इन यूएस। उसने क्या किया स्कूल्स में, ही रिमूव द सिस्टम ऑफ टाइमिंग कि पीरियड 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो। ही सेड what will be constant is expertization of a topic, कि अगर एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है and he wants to study the whole day trigonometry, it will be given to him, and what will be relative will be time, कि हर बच्चे को हर टॉपिक का मिनिमम एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। मतलब he should be able to achieve that 90 or 100%, और ऑलमोस्ट 100% बच्चे 100% पाते थे स्कूल में। एक कमजोर बच्चा जिसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको तब तक पढ़ता रहता था जब तक उसको टॉपिक नहीं आ जाता। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आल्सो, दे न्यू इट। बट इसमें खर्चा बहुत ज्यादा था, हर बच्चे के हिसाब से ढेर सारे प्रोजेक्ट शीट, वर्कशीट, और टीचर्स ऐसे मिले कि अब तो क्या है, अब कुछ नहीं है, 40-50 टीचर 2-3 हजार बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑल बिकॉज ऑफ घंटियों के भरोसे। तो बट नाउ वी आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एरा। अब स्कूल्स भी आंखें खोल करके आगे बढ़ रहे हैं, एंड नाउ इट इज अ टाइम व्हेन वी कैन बिकम जीनियसेस एंड इंटेलिजेंस एंड सक्सेसफुल। नाउ क्यों? 20 साल पहले नहीं हो सकता था, बिकॉज नाउ वी आर इन अ जनरेशन ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। अब मैं आपको साल भर की मैथमेटिक्स आपके स्कूल के टीचर से अच्छा या मुझसे भी अच्छा टीचर आई कैन गिव यू इन द फॉर्म ऑफ DVD, एंड यू कैन वॉच इट एट होम एट योर लीजर। अगर आपने साल भर वो मैथमेटिक्स देख ली, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, आप मैथ्स चाहे सीखे चाहे ना सीखे, अमेरिकन इंग्लिश जरूर आ जाएगी, बिकॉज ही स्पीक्स एन अमेरिकन स्लैंग लैंग्वेज। अब अनपढ़ बच्चे भी, गांव की औरतें भी, हाउसवाइफ्स भी फेसबुक पे अपलोड करना सीख गई फोटोज। व्हाई? बिकॉज दे आर डिजाइनिंग इट फॉर अस। फेसबुक इज मेकिंग इट सो सिंपल दैट एनीबडी कैन लर्न। अब हमको पेपर्स प्रिंट नहीं करने। सो आप जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक भी है, बट यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस प्लेस। नुकसानदायक इसलिए है बिकॉज आधे 1-1 घंटे में आपको घंटी बजाई जाएगी,
और जब मैम आएंगी और उनका मैम का पीरियड नहीं रहेगा तो आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। और बेचारे होमवर्क करते रहते हैं कि अगली क्लास में डांट न पड़े। ऑब्वियसली वो जमाना मेरे बच्चों के साथ नहीं होता। अब मैंने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। 5 साल का है, वो घर पे पढ़ता है। एंड आई नो दैट ही विल बी एबल टू पास 10th 7-8 साल में 10वीं पास कर लेगा वो। इसलिए नहीं क्योंकि जीनियस है, इसलिए बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं उसको। टीचर 2-3 टीचर आते हैं पढ़ाते हैं उसको। कल उसके नाना जी ने उसको बोला, कहीं गया था शादी में, श्रीश 5 साल का है वो, श्रीश अपने पापा को ना मारुति में ना घूमे, बड़ी गाड़ी ले, बड़ी गाड़ी। तो नाना जी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। 5 साल का बच्चा बोल रहा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ क्या होता है श्रीश? तो नाना जी शो ऑफ मतलब जो हमारे पास है उससे ज्यादा दिखाते हैं तब शो ऑफ हो जाता है, और इससे हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। उसके किसने सिखाया पता है ये चीज? कोई गेस? श्रीश को ये चीज किसने सिखाई होगी? शो ऑफ, इंग्लिश वर्ड। उसका टीचर है डोरेमोन। डोरेमोन हैज बीन डिजाइंड टू ट्रेन चिल्ड्रन गुड हैबिट्स। उसका ऑपोजिट है शिनचैन। But the good thing was he could use that example from Doraemon into real life perspective, जो कि स्कूल की एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल नहीं हो पाता। एक एमबीबीएस डॉक्टर, मेरा अपना, मैं खुद जब मैंने एमबीबीएस पास कर लिया और जब मैंने पहला पेशेंट देखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे कि ये दवाई दूं, इसका फायदा होगा क्या, साइड इफेक्ट हो जाएगा। मैंने सारी किताबें पढ़ रखी थी, पास भी हो गया था गलती से। हाँ, एग्जाम भी ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, गलती से पास होते हैं हम लोग। आज भी कभी कभी मुझे सपना आता है कि मैं एमबीबीएस के एग्जाम में बैठा हूं तो सुबह सुबह मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं। हाउ टू यूज स्कूल? The only thing that you can use in school to become intelligent is सबसे अच्छी चीज क्या है स्कूल में, जिसके लिए आप सुबह सुबह स्कूल से आते हैं? गेम्स। और लड़के किस लिए आते हैं? और लड़कियां लड़कों के लिए आते हैं, लड़के लड़कियों के लिए आते हैं। बाकी तो सब बातें हैं। बॉयज स्कूल में हम लोग छोड़ के चले जाया करते थे, बगल में गर्ल्स स्कूल थी। हमारा स्कूल खाली बॉयज स्कूल था। डीबीएचएस, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, उसको हम लोग बोलते थे डब्बा बाटली हाई स्कूल। और बगल में ऑक्सिलियम कॉन्वेंट था, वहां पर उनका ओनली गर्ल्स था, हम ओनली बॉयज थे। आधे टाइम हम उनके चक्कर लगाते थे, आधे टाइम वो हमारा चक्कर लगाती थी। सी, फॉर लर्निंग एनीथिंग यू नीड एन एटीट्यूड ऑफ तुझे इतना भी नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए। और ये जब आपके टीचर पढ़ाएंगे, बेचारे उनकी गलती नहीं है, उनको इतना आता है कि उनको हर किसी को लगता है कि कुछ नहीं आता। लेकिन आपके बगल में एक बंदा बैठा हुआ है जिसको पता है कि मुझे भी कुछ नहीं आता यार। सो द बेस्ट थिंग अबाउट स्कूल इज दैट यू हैव योर फ्रेंड्स एंड यूज योर फ्रेंड्स टू आस्क कि यार ये बता दे मेरे को, थोड़ा समझा दे। क्योंकि मुझे जब कुछ नहीं आता मैं ट्वीट करता हूं, व्हाट्सएप करता हूं, एसएमएस करता हूं, यार इस टॉपिक को बता दे प्लीज। ऐसे मैंने पेशेंट देखा और पेशेंट के ऊपर अल्ट्रासाउंड रखा, प्रोब रखा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो लगा हाँ सुनो, तुम्हारे पेट में बहुत गैस है, तुम कल आना। मरीज कल आएगा, तब तक मैं अपने फोन उनसे बात करके, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, काला काला दिख रहा था, उसमें कुछ सफेद सफेद दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन ही विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू मी। और अगर मैंने उसको मालूम कर लिया कि हाँ गॉल ब्लैडर में पथरी है, तब तो बता दूंगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो मशीन खराब है। तो देखो यार, तुम्हारा जो 700 रुपए लिया है मैंने, बर्बाद नहीं करूंगा। तुम चाहो तो पैसा वापस ले लो, चाहो तो हमारे सेंटर पे लखनऊ चले जाओ, वहां सीनियर डॉक्टर और बड़ी मशीन तुमको देखेगी। मरीज भी कहता है डॉक्टर साहब कितने ईमानदार है।
बट इसमें पूरा पॉइंट क्या है, जो मेरा रिलेशनशिप मेरे फ्रेंड्स के साथ है, वहां सीनियर जो है, कंपनीज में सीनियर और जूनियर नहीं होते, बॉसेस दे टॉक ईच अदर इन, मैं अपने बॉस को उनके नाम से बुलाता हूं, वो मुझे नाम से बुलाते हैं. सो यू कैन यूज योर फ्रेंड्स ऐसे जैसे आप कर रहे हैं, एक का होमवर्क लेकर दूसरे ने कॉपी कर लिया, हाँ ऐसे ही, सही जवाब. और क्या करें सर, ये तो पता था, और कुछ नई बात बताइए. नई बात क्या है, अगर आप ये बुक ले लेंगे तो मैं फटाफट पढ़ाना शुरू करूंगा, ये नई बात है. और कोई नई बात? मॉनिटर कौन है? आकाश भाई. ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 2-3 दिनों में सारे बच्चों के पास 10,000 आवर बुक हो, तो उस बहाने से मैं आप लोगों को बहुत छुट्टी दिला सकता हूं बहुत से खतरनाक टीचरों से. आप सब आकाश की हेल्प करिएगा, उसको 30 और 5 रुपए कमीशन 35 रुपए दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं यार 5 रुपए मत लेना. चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं आज. बोर हो जाओगे आप पढ़ूंगा तो. जब बुक्स आएंगी तब पढ़ेंगे. अभी कितना टाइम बचा हुआ है? 20 मिनट्स. चलो मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको, मेरी फेवरेट स्टोरी है. इस स्टोरी से मुझे बहुत राहत मिली थी जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था 12th के बाद. और इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे किसी और कोई और लड़की पसंद आ गई थी, तो मैंने उसको छोड़ा था, इसलिए मुझे छोड़ा था. ऐसे थोड़ी कोई पागल हो जाता है छोड़ देता है. मैं बहुत दुखी था कि यार उसके साथ घूम ही तो रहा हूं, खाली दोस्त है वो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो. लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि मैं भी तुम्हारी कभी दोस्त हुआ करती थी, दोस्ती से तो आगे बात चलती है. तो आई वॉज वेरी सैड एंड अनहैप्पी. तो मैंने बॉम्बे में जहां पढ़ाई करते थे, आई वेंट फॉर अ 2 days शिविर. वो शिविर था कि आप कैसे अपने इमोशंस को काबू करें. जब आप बहुत दुखी हो या बहुत खुश हो तो आप कैसे काबू करें, उस पे ये स्टोरी बताई गई थी. दिस इज द पार्ट ऑफ विक्रमादित्य. एंड उसके पता है विक्रमादित्य की कितनी कहानियां हैं? देयर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टोरीज. विक्रम बेताल सुना है कभी? उसमें क्या होता है? हाँ हाँ, वो वेताल होता है भूत, और विक्रमादित्य वॉज अ किंग. और विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने यह बोला कि अगर तुम वेताल को ले आओ तो तुम्हें बहुत पावर मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला. तो एवरी टाइम विक्रम वुड गो टू दैट ट्री, वहां से वेताल को पकड़ के लाता था, और वाइल कमिंग बैक वेताल उसको एक स्टोरी सुनाता था. और लास्ट में विक्रमादित्य वॉज सपोज टू आंसर दैट स्टोरी. और अगर स्टोरी का आंसर नहीं देगा तो भाग जाएगा. और साथ ही साथ ही वॉज सपोज टू कीप मम. उसने कहा अगर तू मुंह खोलेगा तब भी मैं भाग जाऊंगा. तो ऐसे ही देयर आर 36 स्टोरीज, एंड द लास्ट स्टोरी इज अनपब्लिश्ड. इट इज ओनली गिवन बाय वर्ड ऑफ माउथ. अगर आप बुक भी खोजेंगे, मेरे पास बुक्स पड़ी है, उसमें लास्ट स्टोरी नहीं डाली गई, बिकॉज बहुत शर्मनाक स्टोरी है. इट इज सपोज टू बी वेरी घिनौनी स्टोरी है, वो सोसाइटी के खिलाफ है स्टोरी. अभी आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा आपको. आप विकिपीडिया कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, नहीं है स्टोरी कहीं. लास्ट स्टोरी में बेताल ने विक्रम को बताया कि 2 आदमी थे, दोनों बाप बेटे थे, और दोनों ही बहुत एक्सपर्ट पामिस्ट थे, जो हाथ या पैर की रेखा देख करके किसी को भी भविष्य बता सकते थे. कर ले डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हो गया. तो हाथ या पैर की रेखा देख करके भी किसी को भी भविष्य बता सकते थे. ये लोग जब घर से निकले तो उन्होंने 2 पैरों के निशान देखे, और दोनों ने ये गेस कर लिया, एक बड़ा था एक छोटा. तो बड़ा जो है मोस्ट प्रॉब्ली दोनों लड़कियों का था, और उन्होंने ये भी गेस कर लिया कि जो बड़ा है वो मां का है और जो छोटा है वो बेटी का है. और दोनों ने बहुत बारीकी से अपने अपने, बेटे ने छोटे वाला पैर देखा, बाप ने बड़े वाला पैर देखा,
और उसके गुण देखे तो बहुत इंप्रेस हो गए गुणों को देख करके। सो दे डिसाइडेड दैट इनको हम फॉलो करेंगे, और जो बड़े पैर वाला निशान है उससे बाप शादी करेगा, और जो छोटे पैर वाला निशान है उससे बेटा शादी करेगा। यहीं पर लोगों को, पब्लिशर्स को दिक्कत हो गई, अरे बाप बेटा शादी करेंगे, एंटी सोशल हो गया ना ये, सोसाइटी में ऐसा नहीं बोलते। देन दे फॉलोड, एंड टू देयर सरप्राइज छोटा पैर किसका था? मां का, और बड़ा पैर बेटी का। लेकिन बाप ने कहा ना, मैं तो बड़े वाले पैर से शादी करूंगा, और बेटे ने कहा मैं भी छोटे वाले पैर से शादी करूंगा। सो बेसिकली बाप की शादी किससे हो गई? बेटी से, और बेटे की शादी किससे हो गई? मां से। भाई उस जमाने में हुआ करता था, अब आज नहीं होता है, अब तो स्कूल में पढ़ते हैं आप, तो पुलिस पकड़ लेती है। फाइनली 1 साल बाद दोनों को एक एक सुंदर सुपुत्र पैदा हुए। शादी के बाद अक्सर हो जाता है। फिर वेताल ने विक्रम से सवाल पूछा। ही सेड, विक्रम आप इतने समझदार हैं, ही वॉज वेरी वाइज किंग, आप ये बताइए कि इन दोनों बच्चों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसके पहले 35 कहानियां वेताल ने बोली थी, और सारी कहानियों का आंसर विक्रम ने एकदम सही सही दिया था। और इस कहानी में विक्रम चुप रहकर सुन रहे, सोच रहे थे, बाप बेटा भतीजा। इट इज सेड दैट ही केप्ट ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, एंड हिज माइंड वेंट साइलेंट, ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, एंड वेताल वॉज कैप्चर्ड। और तब से वेताल उनके कब्जे में था। जिस बंदे ने मुझे कहानी बताई थी, आई एम वेरी थैंकफुल टू द फेलो, उसने कुछ और गहरी बात बताई। उसने बताया, आशीष ये जो वेताल है, इट इज नोबडी एल्स, इट इज आवर माइंड, एंड विक्रम इज ऑल्सो नोबडी एल्स, इट इज आवर जजमेंटल माइंड। एक है थॉट प्रोड्यूसिंग माइंड और एक है जजमेंटल माइंड। जब कोई एक्टिविटी मैं करता हूं तो उस एक्टिविटी का थॉट्स करके ट्रेन के फॉर्म में दिमाग में निकलना चालू हो जाता है। उसने मुझे ये क्यों बोला, उसने ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो, और देयर इज अ जजमेंटल माइंड जो हमको अच्छा या खराब फील कराता है, बोलता है ये सही हुआ या बोलता है ये गलत हुआ। और अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ आइदर बीइंग हैप्पी or being sad. Then he told me, Ashish, every story has to end into not judgment but I don't know state. कौन से स्टेट में? मतलब अभी मैं यहां पर रोक रहा हूं और एक और कहानी बताकर फिर इसको कंप्लीट करूंगा। टॉम हैंक्स जानते हैं आप लोग? टॉम हैंक्स टर्मिनल फिल्म देखी है? इंग्लिश टर्मिनल फिल्म, कास्ट अवे। आपने जिंदगी में क्या देखा? कौन सी फिल्म देखी है आपने? हाँ, लिख लीजिए आप, मेरे पास पड़ी, मैं दे दूंगा आपको। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द वर्ल्ड and one of the best actor of the world. He's better than Tom Cruise. Tom Hanks. He's an Oscar winner for more than some 5-6 times. Tom Hanks. His movies, उसी मूवी में ये स्टोरी है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। Sorry to tell you stories upon stories, but it is slightly more confusing. That is why stories are helping you to understand. और वो बूढ़ा आदमी बड़ा अजीब टाइप का था। वो किसी भी घटना को ये नहीं बोलता था कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो बोलता था जो हुआ वो हुआ। डोंट ट्राई टू जज कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। ही यूज्ड टू से, मुझे क्या पता अच्छा हुआ कि नहीं। उसके पास एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था। लोगों ने, अरे तुम्हारे पास बहुत सुंदर अच्छा घोड़ा है। राजा ने घोड़े को देखा, राजा ने कहा घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। तो लोगों ने, अरे देखा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी तो मर्सिडीज बिक रही है। He said,
अच्छा नहीं हुआ, बस राजा को मेरा घोड़ा पसंद आया, दैट्स इट। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा भाग गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? बुरा हुआ। इसे बुरा नहीं हुआ, खाली यह हुआ कि घोड़ा, देन वो घोड़ा 4-5 घोड़े अपने जैसा लेकर आ गया। अरे यार तुम सही कह रहे थे, बुरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ। बोलता ना 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 ना, चांदनी नहीं हुई, खाली ये हुआ कि वो घोड़ा अपने साथ 4-5 घोड़े, ये पागल आदमी है तू। 5 लाख का एक घोड़ा, 5 घोड़े, 25 लाख हो गए तेरे पास। इसे देखो जिंदगी आगे देखो, बड़ी कंफ्यूजिंग है जिंदगी। देन उसका बेटा था 14-15 साल का, घोड़ों के साथ खेल रहा था, गिर गया और घोड़ों के पैर के नीचे उसका टांग पड़ गया और वो टांग टूट गई। लोगों ने कहा सही कहा यार, तुम्हारी किस्मत खराब है। इसे नहीं, खाली क्या हुआ, उसकी टांग टूटी है। कुछ दिन बाद फिर राजा ने कहा सब घरों में से जवान बच्चे उठा के लाओ, सेना में भर्ती करो, लड़ाई होगी। और इसके बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया गया। क्यों? तो अच्छा हुआ कि खराब? लेकिन बूढ़े ने कहा बस, दिस इज कॉल्ड आई डोंट नो स्टेट। ये जब मैंने सुना उस दिन, तो मुझे पता है तुरंत ये फीलिंग आई कि अगर वो लड़की ने मुझे छोड़ दिया तो बुरा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। और उसके पहले तक मेरे मन में खाली गिल्ट था। और उसके 2-3 साल बाद उस लड़की को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरी वाइफ है वो। उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा टैलेंटेड, सब कुछ है, आ गई। और शायद अगर उसको मैं बुरा मानता, तब मैंने डिसाइड कर रखा था अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं करते शादी, और शादी कर लेते हैं तब भी शादी नहीं करते। यार मेरी बीवी तो ठीक है, लेकिन वो जो थी ना, वो बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, वी हैव टाइम ना, 5 मिनट्स मोर। कुछ दिन पहले हमारे डॉक्टर साहब को लगा, मैडम को लगा, मेरी वाइफ को, कि आशु अब हमको बड़ी गाड़ी खरीदनी चाहिए। वो जो कहानी श्रीश की, अब बड़ी गाड़ी पता है मिनिमम स्टार्टअप कितने से होती है? 7 सीटर। कोई आइडिया किसी के पास है? 7 सीटर है किसी के पास? कौन सी? अर्टिगा। कितने की है? 850। उससे सस्ती गाड़ी है 7 सीटर? मुझे पता है क्योंकि मैंने खोजी है। 7 सीटर इंडिया में स्टार्टअप है 7,20,000 से। और वही गाड़ी अगर आप दिल्ली से लेते हैं, गुड़गांव से, वहां पर सबसे कम टैक्स है, दैट कॉस्ट अराउंड 6,50,000 रुपीज। और कौन बनाता है सबसे सस्ती गाड़ियां? मारुति नहीं, ये गाड़ी है महिंद्रा की, और उसका नाम है, सुमो नहीं बनती अब। हाँ, क्वांटो इज सपोज टू बी द चीपेस्ट कार विथ हाईएस्ट माइलेज। हाँ, जो मैं कहता हूं 7 सीटर है वो, 2 आगे हैं, 3 बीच में और 2 पीछे, 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मैं बैठ के आया हूं। और 7 लाख रुपए मैंने कमाए हैं 3 साल में। अब जब मैडम को भूत सवार हुआ, भाई साहब, जब मेरी मैडम को भूत सवार हो गया कि अब बड़ी गाड़ी, तो मुझे ज़ेन मास्टर की तरह ये नहीं हुआ कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। मुझे लगा गए भैंस पानी में। 3 साल की सारी मेहनत। तो उन्होंने मुझे समझाया, नहीं आशु ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ईएमआई पर लेंगे। ईएमआई और ज्यादा बेकार, वो 7 लाख रुपए की गाड़ी पड़ेगी हमको 10 लाख में, और वो 5 साल तक हर महीने मेरी जेब में से 15,000, 10-15,000 लेके जाएगी। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 साल बाद या साल भर बाद मेरी जॉब छूट गई, या डॉन बॉस्को ने मुझे आने से मना कर दिया, तो बैंक वाली मेरी गाड़ी उठा के ले चला जाएगा, अगर ईएमआई नहीं भरूंगा। सोचता हूं क्या करूं। और लेडीज का दिक्कत यह है कि उनको अगर एक चीज, कोई चीज समझ में आ जाती है कि सही है, तो खाली एक ही आदमी उसको समझा सकता है कि गलत है, और वो कौन है? उनका बाप। उनकी मां भी नहीं। उनको लगता है खाली उनके पिताजी चाहे कितने भी बेवकूफ हो, सबसे ज्यादा समझदार है।
और लड़कों को भाई ऑब्वियसली मां लगती है। मेरी कंडीशन थोड़ी अलग है, मुझे मेरे पिताजी ज्यादा समझदार लगते हैं क्योंकि खर्चे कम करते हैं वो, मम्मी ज्यादा खर्चे करती हैं। तो अब गाड़ी गाड़ी गाड़ी, मैंने बहुत प्रार्थना की कि भगवान प्लीज इनका मन फेर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने कजिन, अपने भाई से, उनका भाई को फोन किया कि कौन सी गाड़ी ले। उसने कहा दीदी लेना है तो स्कॉर्पियो लो, स्कॉर्पियो। आखिर जहां 7 लाख खर्चा करोगी, 2-3 लाख खर्चा करो तो अच्छी गाड़ी लो, अच्छी गाड़ी। क्वांटम में तो बैठने की पीछे जगह भी कम है। मैंने कहा यार, फिर उन्होंने कहा ना आशु, हम लोग पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, खाली सबसे मिनिमम बेसिक मॉडल लेंगे 6,50,000 रुपए और गुड़गांव से मंगाएंगे। ठीक और फिर ससुर जी को मैंने बताया कि सर पापा जी, ये क्योंकि वही है वो समझाने वाले, पापा जी थोड़ा रिम्पी को लग रहा है कि वो गाड़ी। तुमने कहा आशीष जी बनिया मत बनो, बनिए लोग जो होते हैं वो रोटी भी गिन कर खाते हैं, अब आप कमा रहे हो। सारा पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरे पैसे खत्म करने के चक्कर में। बट मेरे मन में ये फीलिंग थी कि गलत हो रहा है यार। इसका एक कारण है, इसका there is one philosophy, the reason I'm telling you the story is there is a reason behind. If you want to become rich and successful, big people who are really successful and rich, they say you should be more excited about first number of people working for you than number of cars standing for you. मतलब आपका एक गंदा सा ऑफिस हो और उसमें 8-10 लोग काम करते हो और आप उनको हर महीने कुछ सैलरी देते रहो, that should give you more excitement and happiness than you having 2 cars, because that 5 employees will give you money every month in your pocket, even if it is 1 or 2,000 rupees a month, and this car will take money from your pocket every month. और पैसा कमाने का सिंपल नियम है कि हर महीने आपकी जेब में पैसा आना चाहिए। ये हिसाब मुझे समझ में आ गया था, लेकिन डॉक्टर साहब को लगता है कि कंजूस हो। फिर सर हुआ क्या? बड़ा अच्छा हुआ, मैं बताता हूं। गाड़ी आई कि नहीं आई बता रहा हूं। बहस हो गई रिम्पी की और उनके भाई की। उनके भाई ने कहा खरीदना है तो अगर क्वांटो भी लेती हो तो हाई एंड मॉडल लो जिसमें एयर बैग हो और पता नहीं क्या क्या चीजें थी, और वो करीब 9 लाख की आ रही है, और वो 2 लाख के पीछे। मैंने कहा रिम्पी लेना है तो स्टार्टअप मॉडल लेनी, नहीं तो नहीं लेनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है स्टार्टअप लेंगे। और भाई से बहस। फिर उसने कहा दीदी, और ये पता बहाना क्या था गाड़ी खरीदेगा, इसके पीछे बहाना था बड़ी गाड़ी हम क्यों ले रहे, सेफ्टी के लिए। आल्टो में जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो मर मुरा जाएंगे। मैंने उनको याद दिलाया कि डायना थी एक, डायना, प्रिंसेस डायना, उनकी मौत किसमें, कौन सी गाड़ी में हुई? किसी मर्सिडीज BMW टाइप की गाड़ी में हुई, उसमें तो 4-4 एयर बैग थे। मैंने कहा भी मर्सिडीज लेंगे तब भी, ये मैंने काफी बार समझाया लेकिन उनको समझ में नहीं आया। अल्टीमेटली उनके भाई ने कहा दीदी बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी, मरना है तो मरेंगे ही। और रिम्पी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इट वॉज हर एजम्पशन दैट अगर बड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट होगा तो हम बच जाएंगे, और जेन्युइनली ये बड़ी गाड़ी सेफ्टी के लिए ले रही थी। देन शी थॉट अगर बड़ी गाड़ी में सेफ्टी नहीं है तो फिर फायदा क्या। एंड देन वन फाइन डे शी गॉट अप एंड शी सेड आइडिया ड्रॉप, तुम्हारी खटारा में जाएंगे हम। तो मेरे पास अभी 2 गाड़ियां हैं, एक बहुत खटारा एस्टीम और एक ठीक ठाक सी अल्टो। अब हमारी बातचीत हो गई है कि मैं स्टीम ठीक करा लूंगा, पेंट वेंट करा लूंगा, और उसमें हम लोग जाया करेंगे। ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं, जिस दिन सुबह सुबह मैडम उठी और उन्होंने कहा आइडिया ड्रॉप, उसी दिन सुबह सुबह मैंने डिसाइड किया था कोई बात नहीं यार, ये मत सोच कि अच्छा हुआ कि खराब हुआ। बस सच्चाई ये है कि आपकी वाइफ गाड़ी खरीदना चाहती है और अगर वो खरीद लेगी शी विल बी हैप्पी। सो लेट्स, फैक्ट ये है कि ऐसा हुआ। आई चेंज्ड माई माइंड एंड दैट वेरी डे हर माइंड चेंज्ड। ये जो विक्रम को वेताल कब्जे में आ गया, दैट वॉज बिकॉज विक्रम स्टॉप्ड जजिंग। और जब आप अपने थॉट्स को जज नहीं करते हो, इट बिकम्स you become the boss of the thought. मान लो एग्जांपल के लिए मेरे को 70% मार्क्स आए, मेरे फ्रेंड को 90% मार्क्स आए, ये अपने आप में बड़ी घिनौनी चीज है।
क्यों? बिकॉज बाय जजमेंटल थॉट इज सेइंग ये गंदा है, गलत है, बट द फैक्ट इज उसको 90 आए, मुझे 70 आए। अभी अच्छा हुआ कि खराब? बस घंटी बजी, दैट्स इट। थैंक यू। हाँ